नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी बेसिक्स में। हम बात करेंगे NCERT के क्लास 11th के जीव विज्ञान का अध्याय पहला, जो जीव जगत। तो उसके दूसरे टॉपिक पे हम बात करेंगे। पहला टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, दूसरा टॉपिक जीव जगत में विविधता। तो जीव जगत हम पहले देख चुके हैं। जीव जगत यानी कि जीवों का संसार, और जीवों का संसार जो है वो बहुत बड़ा है, और जीव जो है व्यापक रूप से हमारी पृथ्वी पे सभी जगह फैले हुए हैं। तो हमें अपने आसपास बहुत सारे जीव देखने को मिलते हैं, जैसे पेड़ पौधे, ये जीव हैं, हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। कीड़े मकोड़े, पक्षी, मछलियाँ, पौधे, जानवर, ये सभी जो जीव हैं, इनमें आपको एक ही जीव के कई प्रकार देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आपने कई प्रकार के आम देखे होंगे, कई प्रकार के गुलाब देखे होंगे। तो एक ही, या जैसे हम बात करें सांप, तो कई प्रकार के आपने सांप देखे होंगे। कुछ सांप जो हैं उनमें विष नहीं होता, जहर नहीं होता, जैसे कि अजगर। और कुछ सांप जो हैं बहुत जहरीले होते हैं, जैसे कि कोबरा। कुछ सांप जो है पानी में रहना पसंद करते हैं, तो कुछ सांप जो है पृथ्वी पर रहना पसंद करते हैं। कुछ सांप पेड़ों पर रहना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से एक ही जीव में हमें कई प्रकार की जातियां देखने को मिलती हैं। अलग अलग जातियों के सांप होते हैं। इसी प्रकार के अलग अलग जाति के आम होते हैं। अलग अलग तरह के, अलग अलग जाति के हमें गेहूँ जब हम लेने जाते हैं तो कई वैरायटी के गेहूँ हमें दुकानदार दिखाता है। इसी प्रकार से चावल, कई प्रकार के तो हैं, वो चावल ही, वो गेहूँ ही हैं, लेकिन उनकी अलग अलग जातियाँ और उसके हिसाब से उनके अलग अलग गुण होते हैं। तो हमें जो है जीवों की कई किस्में जो है देखने को मिलती हैं। अब ये तो वे जीव हैं जिनकी को हम आँखों से देख सकते हैं। कुछ जीव इतने छोटे होते हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। तो फिर कैसे पता कि ये जीव होते भी हैं? तो इन्हें हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख पाते हैं, और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखकर पता लगा लेते हैं। तो इनमें भी कई प्रकार के सूक्ष्म जीव देखने को मिलते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, यानी कि जीवाणु, और कवक, शैवाल, ये कई तरह के एक कोश के बहुत छोटे सूक्ष्म जीव जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, वो होते हैं। जीवों की जो विविधता है वो बहुत बड़ी श्रृंखला होगी, रहती है। यदि हम किसी जंगल में चले जाएं तो हमें कई प्रकार की जीव देखने को मिलेंगे, और इनकी कई प्रकार की जातियां देखने को मिलेंगी। जैसे कि मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया कि जंगल में यदि हम चले जाएं तो कई प्रकार के आपको सांप देखने को मिलेंगे। कुछ छोटे सांप होंगे, कुछ बड़े सांप होंगे, कुछ जहरीले होंगे, उनमें से कुछ जहरीले नहीं भी होते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपको देखने को मिल सकती हैं। तो अभी तक जितने भी जीव जो हमने अभी बात करी, चाहे वो सूक्ष्म जीव हों या जंतु हों या पौधे हों, इनको मिलाकर अभी तक 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन जातियां खोजी जा चुकी हैं जीवों की। इसी को हम बोलते हैं जैविक विविधता, यानी कि पृथ्वी पर जीवों की संख्या और प्रकार। और जैसे ये तो अभी तक खोजे जा चुके हैं, जैसे जैसे नई जगहों की खोज, नई जगहों पर इंसान पहुंच रहा है, वैसे वैसे नई जातियों का भी हमें पता लग रहा है। जैसे कि अब इंसान गहरे समुद्र में भी, इंसान की पहुंच हो गई है, इंसान गहरे समुद्र में भी जा सकता है, और दूर दूर तक इंसान की जैसे जैसे पहुंच हो रही है, वैसे वैसे हमें नए जीवों और उनकी किस्मों के बारे में पता चल रहा है। अब जैसे कि हमें पता है, हमने ऊपर इस बात को चर्चा की कि इतने 1.7 से 1.8 मिलियन जीव पाए जाते हैं।
तो अब इन्हें जिस स्थान पर से खोजा गया वहाँ पर इनका जो है स्थानीय नाम होता है। यानी स्थानीय नाम क्या होता है, जिस स्थान पर ये पाए जा रहे हैं वहाँ पे रहने वाले इसे किस नाम से पुकारते हैं, उस नाम को इनका स्थानीय नाम कहते हैं। तो इन स्थानीय नामों से जब हम इस स्थानीय नामों की वजह से जब हम इन जीवों के विषय में चर्चा करते हैं तो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब ये भ्रम की स्थिति कैसे उत्पन्न होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीव हैं, उनके स्थानीय नाम जो है भिन्न भिन्न स्थानीय नाम है। तो इसी प्रकार के स्थानीय नाम की वजह से कई बार भ्रम की स्थिति हो जाती है। जैसे कि यदि आप महाराष्ट्र में चले जाएं, हमारे देश की ही बात करें, महाराष्ट्र में चले जाएं तो पोटैटो, जिसको हम आलू कहते हैं, महाराष्ट्र में यदि आप किसी दुकानदार से, सब्जी वाले से आलू मांगें तो शायद वह भ्रम की स्थिति में पड़ जाए और वो कहे कि उस पर इस प्रकार की कोई सब्जी नहीं है, जबकि आपको सामने आलू दिख रहे हैं तो आपको लगेगा इस पे है, मगर ये देना नहीं चाहता। मगर ऐसा नहीं है, उसे समझ में ही नहीं आ रहा कि आप उससे मांग क्या रहे हैं। वो उसके लिए वो नया शब्द होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आलू का स्थानीय नाम बटाटा है, वो उस आलू को बटाटा कह के पुकारते हैं। अब यदि आपने उससे प्याज मांग ली, अनियन, तो भी शायद वो, अगर उसने उसका नाम नहीं सुना होगा तो भी वो शायद भ्रम की स्थिति में पड़ जाए कि आप उसे क्या मांग रहे हैं, जबकि उसके पास है, क्योंकि वहाँ पे प्याज को कांदा कहते हैं। तो इस वजह से क्या है, कई बार भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती। अब इसलिए यही दिक्कत जो है आई वैज्ञानिकों के सामने, जब भिन्न भिन्न देशों से आए हुए वैज्ञानिक इकट्ठा हुए और उन्होंने किसी जीव पर चर्चा की, और किसी के यहाँ लॉयन बोला जाता है, किसी के यहाँ शेर बोला जाता है उस पर, और वो शेर पर अपनी विचार व्यक्त करके चले गए एक वैज्ञानिक, और दूसरे को पता ही नहीं चला कि वो किस जीव के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि उसके यहाँ तो उन वैज्ञानिकों के यहाँ उसे शेर ना बोल के लॉयन बोला जाता था, या दूसरे किसी देश में कुछ और बोला जाता। तो इस भ्रम की स्थिति को से निपटने के लिए वैज्ञानिकों ने निश्चित किया कि हम एक नई नाम रखने की पद्धति को विकसित करेंगे, और इस बात पर सभी वैज्ञानिक जो है सहमत हो गए, और सभी ने इन्हें पहचानने और इनके नाम रखने के लिए एक नई पद्धति पर अपनी सहमति दे दी। तो अध्ययन को सरल बनाने के लिए अनेकों वैज्ञानिक ने प्रत्येक ज्ञात जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई। इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जीव वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया। तो सभी जीव वैज्ञानिकों ने इसको लिए स्वीकृति दे दी, और पौधों के लिए नाम रखने की जो जिम्मेवारी वो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनकल्चर ICBN को दी गई, जबकि जंतुओं के नाम रखने की पद्धति विकसित करने का दायित्व इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनकल्चर ICZN को दिया गया। वैज्ञानिक नाम की ये गारंटी है कि वो कहीं पर भी आप चले जाओ दुनिया में, वह जो है किसी जीव का एक ही होगा। मतलब आप उसके नाम को लेते ही आप समझ जाओगे कि किस जीव के बारे में बात कर रहे हैं। सभी वैज्ञानिक समझ जाएंगे, क्योंकि ये पूरे दुनिया में उसका एक ही नाम चलेगा। और दूसरा वैज्ञानिक नाम की एक विशेषता ये है कि वो नाम किसी अन्य दूसरे जीव को नहीं दिया जाएगा, वो जिस जीव का है उसी का होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर आपकी क्लास में राहुल नाम के 4 बच्चे हैं, तो अगर टीचर 4 राहुल के क्लास में नाम किसी राहुल का पुकारता है, या किसी राहुल के परिजनों से लेने आते हैं और कहते हैं राहुल के मम्मी पापा आए हैं तो राहुल चले जाएं, तो भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो इसलिए ये निश्चित किया गया कि ऐसा ना हो कि एक ही वो अलग अलग जीवों का एक ही नाम पड़ जाए। तो हमेशा ये भी ध्यान रखा गया, हर जीव का अपना एक विशिष्ट नाम होना चाहिए। जीव वैज्ञानिकों ने नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। जो इन्होंने नियम बनाए वो उन नियमों का पालन करते हैं। इस नियम का सबसे जो महत्वपूर्ण भाग है वो ये है कि जीव का नाम जो है वो दो घटकों में रखा जाता है।
पहला जो इसका घटक होता है वो उसका वंश का नाम होता है, जबकि दूसरा जो घटक होता है वह उसके जाति को दर्शाता है। तो इसमें चूंकि दो घटक होते हैं, इसलिए वैज्ञानिकों ने इस नाम देने की पद्धति का नाम रखा द्विपद नाम पद्धति। इस पद्धति का नाम द्विपद नाम पद्धति रखा ताकि ये छोटे रहें और लेने में सरल रहें, याद रखने में भी सरल रहें। क्योंकि शुरुआत में कुछ वैज्ञानिकों ने बहुत बड़े बड़े नाम रख दिए, जिससे जीव के बारे में संपूर्ण जानकारी तो मिल जाती थी, मगर उन्हें लेना और उन्हें याद रख पाना सभी वैज्ञानिकों के लिए मुश्किल हो रहा था। इसलिए आखिर में इस द्विपद नाम पद्धति में सभी ने अपनी स्वीकृति दे दी। इस नामकरण पद्धति को जो जिन्होंने सुझाया उन वैज्ञानिक का नाम है कैरोलस लिनियस। इसका उपयोग सारे विश्व के जीव विज्ञानी करते हैं अभी भी, और ये दो शब्दों वाली नामकरण प्रणाली बहुत सुविधाजनक है। मैंने जैसा कि बताया कि छोटे नाम हैं, दो ही पदों में हैं, दो घटक हैं इनके, उसमें है। तो आज के लिए इतना ही, और इसके आगे कि इस नाम के और क्या नियम हैं ये हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।